डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। पाक फौज की जानिब से साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसने मुल्क की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इत्तेहादी जमातों की जानिब से फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम किया जा रहा है और इसे बिल्कुल दुरुस्त फैसला करार दिया जा रहा है, जबकि पीटीआई की जानिब से इस खबर पर मोहतात अंदाज में रद्द अमल दिया जा रहा है और इसे फौज का अंदरूनी मामला करार दिया जा रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं जो अभी हल तलब हैं। सवाल यह है कि मामला सिर्फ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तक रहेगा या और भी अहम किरदार बेनकाब होंगे। सवाल यह भी है कि यह केस सिर्फ माली बदउनवानी तक ही रहेगा या फिर इस केस को एक कड़ी के तौर पर लिया जाएगा और बाद में मजीद धमाका खेज इंकशाफात सामने आएंगे। बहरहाल ये बात तो तय है कि अगर बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एक इदारे ने तो अपना अंदरूनी एहतसाब शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब अदली और पार्लियामेंट में इख्तियारात की जंग बदस्तूर जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की यके बाद दीगरे दो वार्निंग से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में अदली और हुकूमत के दरमियान मामलात किस नहज पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल तो अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां हैं और जैसे ही ये छुट्टियां खत्म होंगी तो अदालत उज़्मा और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच में पलड़ा किसका भारी रहेगा, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, कल जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया और वैसे तो प्रेस रिलीज तो आ गई, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं हुई कि ये उसी वक्त मालूम हुआ जब एक ऑफिशियल बयान सामने आता है। आपको लगता है ये गिरफ्तारी है जैसा बताया जा रहा है वैसी ही है या मामला कुछ और है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी या कोर्ट मार्शल का मुतालबा तो आपकी जमात का भी था। मैं कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश कर देता हूँ। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज पाकिस्तान है, उनका अपना एक तरीका है राइज है जिसमें वो लोगों को अकाउंटेबल करते हैं। उसके बाद जो आपकी जुडिशरी है उनका अपना एक तरीका है। और देखें ना, आप यहाँ पे मेरी अपनी एक आपसे भी गुजारिश है, दूसरे अपने बहुत बड़े सियाने लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे ख्याल में हमें इनके इस मामलात से अगर हम थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये इतने सेंसिटिव इश्यूज़ हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे आके अपनी ऐसे ही एक क्या कहते हैं अक्ल और दानिश का इजहार करता रहूं और उसका फ़ायदा तो किसी को नहीं होगा, उसका फ़ायदा सिर्फ आपके दुश्मन को होगा और आपकी ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कमज़ोर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने ये बात कह दी, और ये कोई किसी आपके सिपाही ने नहीं कही, किसी कप्तान ने नहीं की, ये एक ISPR का एक ऑफिशियल मेरे ख्याल में शायद हैंड आउट है या ख़ुद उन्होंने आके ये बयान फरमाया। तो आपको या मुझे या किसी और को भी उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक वहाँ से कोई पूरी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने नहीं आ जाती। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी कराने के बाद उसमें उनके पास जो सोर्स शवाहद से वो लेके उन्होंने उसी इंस्टीट्यूशन को रेफ़र कर दिया कि अब आप जाने और आपका काम जाने। अब उस इंस्टीट्यूशन ने अपने तई भी वो इंक्वायरी करवाई खामोशी से, बग़ैर शोर मचाए, बग़ैर कुछ किए, और उसका जब उनके पास हक़ाइक़ सामने आए तो उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया। इसी तरह मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं किसी भी ऑफिसर के मतलब, तो आप आज के उस सरबराह के उस जो इंस्टीट्यूशन उसके सरबराह के सामने पेश कर दीजिए, और वो सरबराह जो है अपना जो उनका एक मरवजा एक राय जो है, एक तरीका, उसके मुताबिक वहाँ पे वो कर लेगा, उसे शुरू कर देगा। और अगर जुडिशरी के पास अगर कोई ऐसा है तो जुडिशरी का भी यही तरीका है। उनके पास एक जुडिशल कमीशन शामिल है। अगर आपके पास किसी ऐसे मोअज़्ज़ज़ जज के मतलब कोई बात मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं, तो आप रेफरेंस पेश कर दीजिए उस जुडिशल कमीशन में, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अजीब हालत है, मेरे जैसे लोग अपने ऐसे ही कद को बढ़ाने के लिए लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, और वो मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। रह गया बाकी आपके पास सियासतदान
तो सियासतदान का तो बड़ा खूबसूरत तरीका है ना, उनके पास तो हर कोई उनकी कर लेता है, इंक्वायरी कर लेता है, हर कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी कर लेता है। ये भी आपने खुद अपना गिरेबान को लोगों के हाथों में पकड़ाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और कोई बात नहीं, मेरे नज़दीक अब मैं इसको तीसरा भी, हालांकि आपका सवाल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसका तीसरे इंस्टीट्यूशन का भी बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ। इसका बेहतरीन है, बस आप मेरी मिसाल ले लीजिए। मैंने अपने आप को इलेक्शन 24 में पेश किया, लोगों ने शायद मेरी गलतियां होंगी या मेरी को गलती होगी या मेरे से कोई कोताही होगी या मेरी जिस जमात की तरफ से मैं इलेक्शन हिस्सा ले रहा था उसकी कोताही और खराबी खामी होगी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे आगे नहीं लेके आए। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी ये होती है सियासतदान की। लेकिन यहाँ पे तो जी एंटी करप्शन में ले जाओ, नैब में ले जाओ, स्पेशल ब्रांच में ले जाओ, FIA में ले जाओ, पता नहीं क्या क्या कहाँ आपको खज्जल ख्वार किया जाता है। और ये सब कुछ आपने खुद किया, ये खुद तमाशा लगाया, एक दूसरे की वो आपने मिट्टी पलीत की है कि बस मेरे ख्याल में किसी को बाहर से आपकी बेइज्जती करने की या आपको ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि इस मामले में भी हमें अगर थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाएं और नतीजे का इंतज़ार करें, उनकी इंक्वायरी का, उनकी इस केस का, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ जो आज भी वजीर दिफा है, 2019 में भी थे और एक टीवी प्रोग्राम में कल वो कह रहे थे कि फैज़ हमीद साहब खुद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे और उनका साथ कमर जावेद बाजवा साहब भी देते रहे हैं। तो ये बयान आपको नहीं लगता बजाते खुद एक एतराफ़ है कि इन दोनों शख्सियात के राब्ते उस वक्त भी थे जब तहरीक अदम एतमाद आई? तो फिर क्यों ना समझा जाए कि नून लीग ने भी कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठाया होगा इन दोनों से? हजूर, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं एक तो पहली बात आप ध्यान में रखें, मैं बड़ा अजीब सा आदमी हूँ, उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। मैं मेरे पे तो दुनिया में कोई अगर कोई शख्स रत्ती बराबर एहसान कर दे तो मैं उसका एहसान अपने मरने तक याद रखूँगा, बल्कि मैं अपने औलाद को भी ये कह के जाऊँगा मरने से पहले कि भाई इसका एहसान याद रखना। अब आसिफ क्या कहता है, क्या क्यों कह रहा है, किस तरह कह रहा है, मेरी समझ से बाला तार है। एक डिफेंस मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर इसकी बातें करे तो मुझे तो फिर अक्ल पे रोना आता है उसकी, तो उसको तो ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये तो स्टेट का स्पोक्समैन ऐसी बातें करे या आपकी सियासी जमात का स्पोक्समैन ऐसी बातें करे, मेरा नहीं ख्याल कि ये उनका प्रोग्रेटिव है। अपनी ही फौज के मतलब जिसके वो सरबराह हैं या जिसके वो क्या कहते हैं, केयर टेकर तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जिसके वो सरबराह हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये ज़ेब देता है कि वो किसी भी सरबराह के मतलब या किसी फौजी अफसर के मतलब बात करें। मैंने तो आपको अर्ज़ कर दी है, बड़ी तफसील से बात कर दी है कि उनका एक तरीका है। अगर तेरे पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं तो तुम अपने उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उसकी शिकायत कर दो, कह दो। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आगे सामने बैठ के कैमरे को देख के आप अपनी जो कद है, जो अपनी आपकी जो लिमिट है, आप उससे बाहर हो जाएं और बड़ी बड़ी बातें करें जिसके मतलब आप कभी मौका मिले तो ये पूछ दीजिएगा, आपने तो परवेज़ मुशर्रफ में भी आर्टिकल 6 लगाई थी, फिर क्या बना? ले आए थे उसको, कर लिया था ट्रायल उसका। मतलब शायद ये इनकी बड़ी शॉर्ट मेमोरीज है, भूल जाते हैं ये लोग। तो सर, जब फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गए तो आपको नहीं लगता कि फिर कमर जावेद बाजवा साहब और उन जजेस के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए जिसका जिक्र आप लोगों के जलसों में होता रहा? कि मैंने तो आपको गुजारिश की है कि अगर आपके पास उनके मतलब कोई शाहिद हैं तो दे दीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो सरबराह है, वो जाने, उनका काम जाने। अगर आपके पास जजेस के लिए भी कोई ऐसे हैं शाहिद हैं तो चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश कर दिए रेफरेंस की सूरत में, तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। और अगर आपने जलसों में ये बात करनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी है तो उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना जी। मैंने तो आपको एक तरीका बता दिया, उनका यही तरीका है। राना सनाउल्लाह साहब पर सर मंशियात का केस हुआ और इसी तरह आपकी जमात के दूसरे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और सबने इसकी मजम्मत की। आज PTI की मीडिया कोऑर्डिनेटर को अदालत ने रिहा किया। 300 ग्राम बारूद और खतरनाक असलहे सहित तालिबान के साथ रवाबित का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। रऊफ हसन साहब पर भी ऐसे इल्ज़ाम हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो हिस्ट्री है ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए और इंतकामी सियासत नहीं, नून लीग को भी नहीं करनी चाहिए, दो वो इसका शिकार हुई? आपको ये पता है रऊफ हसन कौन है? आप जानती हैं उनको? सर उतना ही जानती हूँ जितना सब जानते हैं। मैंने
बड़ा सादा सा मैंने आपसे सवाल किया कि आप रऊफ हसन साहब को जानती हैं? अगर नहीं जानती तो मेरी इतला के मुताबिक वो फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वो कोई खराबी है तो फिर दूसरे में भी खराबी है। अब यहाँ पे तो अजीब सा मिजाज बन गया ना, एक भाई पीटीआई में है, एक मुस्लिम लीग में है, बाप कहीं है, भाई किधर है, बेटा किधर है, चाचा किधर है, ताया किधर है, ये अजीब सी सियासत। अब सियासत में भी कोई असूल तो होते हैं ना यार, अब तो असूल ही खत्म हो गए। बिल्कुल अब सही। तो कोई चीज रह ही नहीं गई। अच्छा सर, आपको लगता है कि सितंबर की और जो सितमगर की बातें हो रही हैं और टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आने की बातें हो रही हैं, शेख रशीद साहब भी पेश गोई कर रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है, बानी पीटीआई भी कह रहे हैं, वाकई कुछ सितंबर में आपको होता नजर आ रहा है? अल्लाह ना करे जी, मैं तो दुआ करता हूँ बहसीयत पाकिस्तानी भी, बहसीयत एक आम शहरी भी, बहसीयत एक क्या कहते हैं वर्कर के, एक सियासी वर्कर के भी, कि अल्लाह करे जी कि लंबा काम चलता जाए। इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन में जाना कोई मामूली बात नहीं होती, ये बड़ा कठिन मरहला होता है। ये पता नहीं कौन से लोग बात करते हैं, ये वही लोग बात करते हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन के अंदर, वही ऐसी बातें कर सकते हैं, या वो बातें कर सकते हैं जिनका कोई पैसा नहीं लगता इलेक्शन में। पता नहीं कैसे लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर है इनकी मंतक, मुझे तो समझ नहीं आती। ये हर 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन खेलना शुरू कर देते हैं। भाई आप धोखे देखें, इस हुकूमत को पूरा वक्त दें ताकि आपको पता चले कि ये क्या गुल खिलाते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, अगर बुरा करते हैं तो बहुत ही बुरी बात है। वैसे मैं आपसे एक बात ऐसे ही शेयर कर लेता हूँ, बदकिस्मती है, बदकिस्मती कह सकते हैं आप, मैं इसको खुशकिस्मती तो नहीं कह सकता, बदकिस्मती ही कह सकता हूँ कि इस हुकूमत ने एक बड़ा खूबसूरत अमल किया था और उस पर इन्होंने मेरे ख्याल में बेसिक टैरिफ जो था बिजली का, उसमें कट डाउन किया। उसमें कट डाउन करके ये टोटल, और जो टोटल रिडक्शन थी यूनिट पर यूनिट इंडस्ट्रियल, वो तकरीबन नियर अबाउट 8 रुपए थी। 8 रुपए बड़ी रकम होती है यार, लेकिन बदकिस्मती देखें कि जब बिजली का बिल आता है तो हम लोगों को पता चलता है कि जब इन्होंने ये टोटल जो रकम, जिसमें इनकम टैक्स डाल लीजिए, सेल टैक्स डाल दीजिए, जिसमें टैरिफ डाल लीजिए, जिसमें और एक और आदि चीज़ है जो उसको डाल लीजिए, तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि ये चीज़ जो थी इसको होना चाहिए था। इसका मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या किया। मतलब QTR था, QTR जो जून में था 24 बाद 4.64 और जुलाई 24 में 0.94 रह गया। अब ये चीजें ऐसी थी जिनको आपको जाकर करना चाहिए, जिनको हर आदमी को, हर आम आदमी को पता चलना चाहिए कि आपके अच्छे इकदामात का। लेकिन आप दूसरी लड़ाई में लगे हुए हैं, आप रेफरेंसेस दाखिल करने के लिए लगे हुए हैं, आप लोगों के एहतसाब करने में लगे हुए हो। खुदा के बंदो, अपने काम में लगे रहो, जुटे लो, लोगों को सुख का सांस दो, मुल्क को मजबूत करो, आवाम को उनकी रोटी रोजी का बंदोबस्त करो। बस ये चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए, ये होना चाहिए, जिससे हम बहुत दूर चले गए। बस अब मैं इस बारे में, बस जो आपका सवाल था मैंने उसका ये जवाब जरूर आपके सामने पेश कर दिया। और मेरी तई तो जी, मेरी तो कोशिश ये है कि ये 5 साल पूरे करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और मसला जिसकी निशानदही पीटीआई बड़ा कर रही है, वो कहते हैं कि शायद नून लीग ये चाहती है कि जज काजी फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन दे दी जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि नए चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है वो जल्दी दिया जाए। हालांकि काजी फायज ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और वो नहीं चाहते कि उनकी मुद्दत में इजाफा हो। ऐसा कुछ आपको नजर आता है? अब हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जिस शख्स को हमने कंट्रोवर्शियल बनाना होता है ना, उसके लिए हम बातें करनी शुरू कर देते हैं। मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यार, मतलब आप थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते? आप सब्र नहीं कर सकते? कितनी देर सब्र करना है आपने? और तो 10 साल आपने सब्र करना है। 1-2 महीने की बात है, उसके बाद आपको सारी बात सामने आ जाएगी। अगर एक्सटेंशन लेनी है वो भी सामने आ जाएगी, अगर एक्सटेंशन नहीं लेनी वो भी सामने आ जाएगी। जो नए चीफ जस्टिस है उनका नाम भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही बात कर रहा हूं कि हमें एक शौक पड़ गया हुआ है, हमें अपनी दानिश बखेरने का, अक्लमंद साबित करने का ये शौक पड़ गया हुआ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें दूर दूर दानिश का पता नहीं है, दानिश होती क्या है।
मतलब ये कोई, मतलब मैं नहीं समझता इसमें कोई लॉजिक बनती है कि आप इतने बड़े ऑफिस को आप कंट्रोवर्शियल बना दें। चुप करके आराम से नहीं बैठ सकते आप? बिल्कुल सही। सर, आज मोहतरमा सीएम मरीम नवाज साहिबा का एक इश्तिहार सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है। शायद किसी यूरोपीय मुल्क की इमारत पर जगमगा रहा है, किसी नॉलेज पार्क और आईटी की तशहीर हो रही है। सर, ये आईटी की सूरत हाल तो एक जगह, लेकिन हमारे मुल्क में जो सोशल मीडिया की बंदिश है, वॉइस नोट्स के लिए या यहाँ तक कि वीपीएन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ट्विटर के लिए, इस तरह हम किस तरह आईटी में सर इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब की बातें कर सकते हैं? कमाल करती हैं। कल आपका आज़ादी का दिन है यार, आपका मुल्क आज़ाद हुआ था कल। तो कमाल, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप आज़ाद ही नहीं हुए। सर, आपको लगता है वीपीएन बंद, वीपीएन के थ्रू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज़ादी कहाँ है सर? बस आज़ादी यही है, बच्चों ने हाथों में वो पकड़े में, तू पकड़े में बजाते फिर रहे हैं, बस उनके लिए आज़ादी है। बाकी ये जो बातें बाकी नज़र आती हैं उससे क्या बाकी आज़ाद हैं आप लोग? बस इतना ही समझ लीजिए, बस मेरी बात को इतना ही काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल में। शायद आपके इस इतने लंबे सवाल का जवाब, क्या वाकई आप आज़ाद हैं? वाकई सर, ये सवाल भी लंबा और इसका जवाब भी लंबा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। शेख ओयल असगर साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनके सीनियर रहनुमा मेरे साथ बात कर रहे थे। हकीकी आज़ादी क्या है, किस मायनों में होनी चाहिए, इसका जवाब तो हुक्मरान ही दे सकते हैं अवाम को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब और पीपल्स पार्टी से कादर मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी हुमायूं साहब, साबिक डीजीआईएसआई की गिरफ्तारी पर हुकूमती जमातें तो खुश हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से खासा रिजर्व और मोहतात रवैया है। आपको क्या लगता है, इस फैसले को देखकर खुशाइन है या फिर और भी मजीद लोगों के लिए अब कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी? देखिए, जो मुझे समझ आई थी, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसकी बेसिस पे ये जो टॉप सिटी का वो था, ठीक है। ये 2017 में हुआ था जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये उस टाइम का वाक़या है, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो बाकी चीज़ें ISPR की तरफ से आई थी कि इन्होंने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद कोई चीज़ें की थी, वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने अपनी कोई हलफ की खिलाफ वर्जी की है या व्हाटएवर इट इज़, कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है। हम ये समझते हैं कि चूँकि ये आर्मी का अपना इंटरनल मैटर है, ये उनके क्या कह सकते हैं, उस ज़माने में जो भी इन्होंने किया था, अब उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इनके साथ कैसे उनका लेन देन था, क्या किया था क्या नहीं किया था। हमें इतना ज़रूर पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि 2019 में इन्होंने उनसे मुलाकात की थी। हमने जो मौलाना साहब है उनसे हमने सुना था कि 2019 में इन लोगों ने सबसे बात करके ये कहा था, और बाजवा साहब ने मिल के ये कहा था जिस वक्त ये सर्विंग थे, कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाना चाहते हैं। तो अब अगर क्या ये इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, वो तो रिटायरमेंट के बाद की बात है, ये तो रिटायरमेंट से पहले की बात है। तो ये क्या हो रहा था, वो सारी चीजें हो रही थी। तो एज फार एज वी आर कंसर्न, चूंकि ये उनका इंटरनल मैटर है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें इस पे कमेंट करना ना करने की जरूरत नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन है, उनके लोग हैं, वो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लेट्स से कोई हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये उनका अपना इंटरनल मैटर है, दे नीड टू लुक इनटू दिस थिंग। और एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। पहले भी हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ भी इसी तरीके से उस वक्त के दुरानी साहब है, जनरल दुरानी साहब है, उन्होंने बताया था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को फंडिंग की थी। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट। इंस्टीट्यूशंस को अपने जो अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो ड्यूरिंग दी सर्विस या अगेंस्ट द सर्विस जिस तरीके से कर रहे हैं और वो एक वायलेशन करते हैं, तो इस लिहाज से करना, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, सो दे मस्ट डू इट। और मैं समझता हूँ इट्स अ गुड स्टार्ट, लेकिन इस पे हमारा कोई कमेंट करना ना करना बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक है।
कादिर साहब, सर मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी एहतसाब का नारा बुलंद किया, तो एहतसाब तो शुरू हो गया है। फैज हमीद साहब गिरफ्तार हो गए, आपको लगता है साबिक आर्मी चीफ तक ये बात आगे जानी चाहिए? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कोई राय रखती है? वैसे तो मौकिफ तो आपका आया ही है जमात का। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक अदना सा रुकन की हैसियत से अपना कमेंट इसके ऊपर करूंगा। पहले तो ये है कि जनरल फैज के खिलाफ वो लोग बोल रहे जो माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, और ख्वाजा आसिफ की वो बात आपको याद होगा जब वो हार रहा था वो सियालकोट से, तो रात 12 बजे उन्होंने खुद टीवी पे आके बताया कि मैंने जनरल बाजवा को फोन किया और सुबह उसका रिजल्ट जो है ना वो MNA बन गया। ये तो याद है ना, सबको याद है सर। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी याद है कि पेशावर में, बावलपुर में और लाहौर में एक साथ धरने होने थे, और धरने ऐसे होने थे कि लाहौर वालों ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, जलाओ गलाओ करके शाम को धरना खत्म किया। प्लान उनका ये था कि ये अगर 2-3 दिन ये जो जिसको हम कराची की जबान में बर्गर बचे कहते हैं, ये बर्गर बचे अगर 2-3 दिन ठहर जाते तो ये जो इनका इनकलाब था जनरल फैज का, तो ये लाहौर में और पेशावर में और बालपुर में एक साथ आना था। और इसकी बाकायदा मैंने कौमी असम्बली में इसकी बात भी की है। उस वक्त के कोर कमांडर लाहौर का, जिसके फुटेज, जिसकी वीडियो PTI के कारकुनों के साथ उसकी बेडरूम में थी, मैंने कौमी असम्बली में बात की है। हुमायूं मोहम्मद साहब उसको तस्दीक कर सकता है, ठीक है, तो ये बात की है। अच्छा, उसको भी छोड़िए, दूसरी तरफ के जब PTI का एक साबिक MNA या वफाकी वजीर जिसके खिलाफ मैंने नाइली का केस किया था, और उस नाइली के लिए मुझे और मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद मंदोखेत को कोर कमांडर हाउस कराची बुलाया है, और वहां 1.5 घंटे तक हमें हब्स बेजा में रखा और धमकियां देते रहे सेक्टर कमांडर। और हर 5 मिनट बाद जनरल फैज का फोन आ रहा था कि भाई क्या किया है, तो आप 15-20 करोड़ पे ले ले, आपको हम सेनेटर बनाते हैं, आपको MNA बनाते हैं। जब सारी चीजें पे मैं इनकार करता रहा तो कत्ल की धमकियां देते रहे। अच्छा। ठीक है, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये बात जब जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे हुमायूं मोहम्मद साहब के और आपके रिकॉर्ड के लिए, अनिका जब जी टीवी में थी उसकी शो में बात की, और नसीम ज़ेरा की शो में 24 में जो अभी भी है, उस वक्त मैंने ये बात की। आज बात नहीं करूं कि जनरल फैज गिरफ्तार हो गया तो ये मैं बातें बुजदुल्लिन की तरह करूं। मैंने उस वक्त कोर कमांडर था, उस वक्त भी ये बात की है, इस आदमी ने मुझे धमकी दी है, इसने मुझे विड्रॉ किया कराने की वगैरह। तो मैं समझ रहा हूं कि ये पेंडोरा बॉक्स है, ये खुलेगा। ये सिर्फ जनरल फैज मुलजिम नहीं है, और ये हाउसिंग सोसाइटी तो बस मैं तो समझ लो कि एक बहाना है। असल ये है कि जो मिलिट्री कू नहीं लाना था, जो एक इनकलाब लाना था, और उसके बाद जाके अभी बांग्लादेश की तरफ पे इनकलाब की जो प्लान बना रहे थे, तो मैं समझ लो कि एक जनरल फैज नहीं है, ऐसे बहुत सारे चेहरे आपके सामने आएंगे, और क्योंकि अकेला आदमी को प्लान बना नहीं सकता है, तो ये PTI के साथ मिलके उस वक्त भी प्लान बनाया था। मैंने बाकायदा आपको तीनों कोर हाउस बता दिए है, और असेंबली में उठाया था मैं आज बात नहीं करूं, और अब जाके वो बांग्लादेश से भी कुछ उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें वही एक साजिश का हिस्सा है, जो कि इमरान खान साहब कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, इनके पास कोई टाइम नहीं है, और जल्दी जाए और 2 महीने का टाइम वगैरह होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी पंडोबरबत जो है ना वो खुलेगा, तो बहुत सारे चेहरे जो है ना वो मैदान में आ जाएंगे, और बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं ना कि नाम आ जाएंगे मीडिया के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा साजिश था, और ये शख्स जो खुद ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया कि वो आर्मी चीफ बनना चाह रहा था, और फिर जमीनों पे कब्जे के हवाले से, फिर उसका भाई, फिर ये हाउसिंग स्कीम, ये बहुत सारी चीज थे। बिल्कुल सही, आप समझते हैं कि आगे मजीद ठीक है, यानी मजीद सारी बातें एक तरफ जियो फेंसिंग के जरिए, टेलीफोन के रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आज भी चैलेंज करता हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि जनरल फैज मुझे सेक्टर कमांडर ISI सिंध के जरिए, जो उसके दफ्तर में जियो फेंसिंग भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, और एक और वजीर दाखिला जो है ना साबिक वजीर दाखिला, और वो भी पैसे को ऑफर करा था वगैरह वगैरह। मैं समझ रहा हूँ कि जो जनरल फैज जिस तरह इमरान खान के लिए काम करा था,
जिस तरह पीटीआई के लिए काम करा था और जिस तरह 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के और उनको मुसलत कर दिया पूरा पाकिस्तान पे, तो मैं समझ रहा हूं बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ मेमन साहब भी मौजूद है। मेमन साहब, ऐसे दावे, जिस तरह भी आपने कादिर साहब की बात सुनी कि मजीद चीजें बाहर आ सकती हैं, ऐसे दावे भी हो रहे हैं कि फैज हमीद अब भी पीटीआई के बहुत ज्यादा अहम रहनुमाओं से राब्ते में थे और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी कैद के दौरान पीटीआई के इंतजामिया और ऑपरेशनल अमूर बयानिए के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत दी जा रही थी, यहां तक कि 9 मई को भी उनके साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें इसको कोई हकायक है सर? सीरियस बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये ड्यूरिंग सर्विस एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि डीजीआईएसआई या डीजीसी थे, ये सारी चीजें मैनिपुलेट कर रहे थे। अब ऑब्वियसली वो जब कर रहे थे तो उसमें वो इंडिविजुअल हैसियत पे नहीं कर रहे थे। सो दूसरे लफ्जों में कादिर साहब ये कह रहे हैं कि वो पूरा इदारा जो फौज का इदारा है वो एक इंडिविजुअल आर्मी डीजीआईएसआई इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करता, तो वो बेसिकली उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, वो जो वहाँ के सेक्टर कमांडर जो प्रॉब्ली आई डोंट नो ब्रिगेडियर होंगे, जनरल होंगे, उनके साथ टीम को, और फिर उस लिहाज से अगर आप करते जाएं कि अगर ये बहालपुर है या लाहौर है, पेशावर है, तो वो सारे लोग जो हैं वो सारे बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। ये फिर एक पूरे एक इंस्टीट्यूशन को आप बीच में इन्वॉल्व करके कह रहे हो, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन उस चीज में था। सो चूंकि इन्होंने उस वक्त ये सारी चीजें बात कही हुई थी, तो फिर वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू होगी, जिसको ये पेंडोरा बॉक्स कह रहे हैं। सो फेयर एनफ, अगर उस जमाने में इस तरह इन्होंने किया था तो होना भी चाहिए, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना भी चाहिए। जो मुझे पता है कि ये सारा जो केस स्टार्ट हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बेसिस पे हुआ है जिसमें टॉप सिटी के लिहाज से हुआ है। अब आपकी जो अगला बात था वो ये था कि उसमें इन्होंने इन टच थे, फलाना थे, ये थे, वो थे। देखिए, उसमें इन टच थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम, मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मुझे नहीं मालूम। मुझे ये नहीं मालूम कि हमें आजकल कोई और हिदायत दे रहा है या नहीं दे रहा है, मुझे कम से कम कोई नहीं दे रहा। मुझे जो मुझे इंफॉर्मेशन आती है वो हम लोगों की जो एज अ स्पोक्स पर्सन हमें बताते हैं कि ये पार्टी का मौकफ किसी इशू के ऊपर क्या है, मुझे वो इंफॉर्मेशन होती है, उससे न कम न उससे ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। तो जितना मुझे मालूम है इसमें, और पिछले 9 में ऑनवर्ड्स या 9 में से पहले मुझे नहीं मालूम कि किसी भी जगह पे मैंने कभी ये सुना हो किसी से कि जनरल फैज साहब ने ये कहा है कि इस तरह करना है या इस तरह करना है। मुझे नहीं मालूम इस बात का। अगर किसी वजह से कोई कांटेक्ट होता है तो वो तो आई एम श्योर कि बाजवा साहब के साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात हुई होगी उस जमाने में, और लोगों के साथ भी बात हुई होगी। वो कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो तो फिर हर लिहाज से होते हैं, वो तो पूरे एक इंस्टीट्यूशन के उसमें कितने रिटायर्ड और लोग थे जो बीच में बात कर रहे थे, कितने आर्म फोर्सेस वाले थे। मुझे मालूम है कितने आर्म फोर्सेस वाले जो थे, जो कि रिटायर्ड जो थे, वो जब मुझसे मिलते थे, चाहे वो मेरे पेशेंट्स थे या कोई और थे, वो भी मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब इस सिचुएशन को हम कैसे हल करें, क्योंकि ये सिचुएशन मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। सो एवरीबडी वाज फॉर वन रीजन अदर रीजन वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व द सिचुएशन। अब मैं उस लिहाज से मैं ये कह नहीं सकता कि क्या क्या नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसे शवाहिद हैं तो फिर उनको डेफिनेटली सामने लाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ, देखिए इस तरह है कि जनरल फैज के ऊपर ये बातें आज से नहीं स्टार्ट हो रही। ये बातें जो मुझे समझ आई थी ये पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर ये बात हो रही है, और इनको वो कहते हैं कि इनको सामने रखा हुआ था, इनको कोई ट्रैकिंग वो था। तो अगर डीजीआईएसआई खुद को ट्रैक करवा रहा था या उसको ये पता नहीं होगा कि यार वो ट्रैक नहीं हो रहा या फलाना नहीं हो रहा, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बाय दैट थिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर वो उनको ट्रैक कर रहे थे या उनको चीजों को कर रहे थे, 100 बिस्मिल्लाह जरूर करें। अगर उस वक्त उनको नहीं पकड़ा, आज पकड़ रहे हैं, या जिस वक्त वो चीज तो आज कर रहे हैं, तो फिर अब सवाल उठना शुरू हो जाता है कि क्या इनको पहले ये कह देना कि जी आपका हम कोर्ट मार्शल करेंगे और उसके साथ फिर उसको 9 मई के साथ करना,
मुझे थोड़ा सा इसको साथ मिलाने में जो है ना, मुझे थोड़ा सा तशवीश होती है कि कहीं ये उसके ऊपर प्रेशर डाल के उससे ये ना कहलवाने की कोशिश करें कि जी मैंने ये सब कुछ उसके कहने पे या उसके लिए कर रहा था। वो ड्यूरेस के अंदर आ सकता है। ठीक है। तो क्या ये लोग चूंकि इमरान खान को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, चूंकि उसकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या कोई एक ऐसी चाल हुकूमत चलना चाह रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को हम कंट्रोल करें या उसको हम ये करें वो करें? मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जनरली स्पीकिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं इस बात का अवेयर नहीं हूं कि ऐसी कोई बात जनरल फैज से हम लोगों के पास आई हो कि ये इस तरीके से हुआ है, वो मैं उसका नहीं हूँ। और रही बात ये कि अगर उन्होंने कोई कोर्ट का कोई वो खिलाफ वर्जी की है, किसी ओथ की खिलाफ वर्जी की है या कहीं फाइनेंशियल करप्शन की है, तो फिर वो हर उस शख्स जिसने की है, मैं समझता हूँ हर शख्स के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए, इनके ऊपर लाजिम होनी चाहिए और सो ऑन बाकी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इधर जनरल बाजवा साहब जिनके बारे में जब पिछले दिनों जब वो एक सहाफ़ी ने, आपके कॉलीग ने, जब उनके 6 अरब रुपए के असासे डिक्लेयर करवाए थे, मैं समझता हूँ उसमें सच्चाई भी होगी कि यार वो उनके जेन्युइन हैं, लेकिन उसका एक कम से कम पता चल जाए कि वो जेन्युइन किस बेसिस पर है। मैं समझता हूँ वो चीज़ भी सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मंजूर खलील साहब, नून लीग तो अदलिया के साथ इस वक्त मुहाजरा ही कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस मामले में साथ ही दे रही है। आपको नहीं लगता कि जिन जजेस ने भुट्टो रेफरेंस का फैसला दिया था तब ये सही था, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की उस पर खासा जजेस पर तनकीद की है उन्होंने इस मामले को लेकर? जी, एक जुमला मुझे एमआईयू मेमन साहब ने जो बात की है कि जनरल फेस को प्रेशर डाल के और फिर वो ये कहलवाने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के कहने पे किया जी, तो इसमें तो प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि असल पीटीआई तो चला रहा था जनरल फेस, तो जनरल फेस जो कुछ करा था अपनी पार्टी के लिए करा था। और फिर इनकी जब हुकूमत आई, आपको याद होगा, वो तो जब ये आर्मी चीफ की ख्वाहिश से जो ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है, जाहिर की है, और उसके बाद आपको याद होगा कि बाकायदा इनकी एमएनए जो है ना वो अली मोहम्मद खान वगैरह वगैरह ये सारे तो इस बात पे थोड़ा सा वो करे थे टॉक शो में, आपको याद होगा कि इस मुल्क में जो है ना वो सदारती निजाम होना चाहिए, यानी गो के ऐसा प्लान था कि इमरान खान साहब बकाया जिंदगी जो है उसकी अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, वो सदर पाकिस्तान रहे और सदारती निजाम, ये तो टॉक शो में डिस्कस होता रहा, तो ये प्लान तो उनका था सारा। अच्छा, अब आप अदलिया के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की है। अगर बांग्लादेश में बेड़ा गर्क हुआ है तो भी अदालत की वजह से हुआ है, अदालत की फैसले की वजह से है। मुझे लाख इख्तिलाफ हसीना वाजिद से होगी, उनकी पार्टी से होगी, वो कि इमरान खान साहब इनके वालिद को मुजीब रहमान को जो है ना वो अपना हीरो और ये अपने आप को मुआवजा किए कि अगर उसको आपने चांस नहीं दिया तो मुल्क टुकड़े हो गए, और आखिर तक वो उसकी ट्विटर या एक्स अकाउंट पे मौजूद है, वो एक अलग बात है। हसीना वाजिद ने क्या किया था? हसीना वाजिद ने जो एक फैसला किया था, वो जो उनकी शोहदा के 3rd जनरेशन के लिए 30%, वो फैसला तो उनसे वापस ले लिया। अब जाके हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, नहीं जी 30% हो। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया, उन्होंने 30 से कम करके 7% कर दिया। तो वहां तो जो अफरा तफरी हो तो अदालत की वजह से हुई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब वो एक फैसला आया खसूसी सीटों के हवाले से पीटीआई के हक में 5-8 की हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब उसके अलावा जो एक आईनी या कानूनी तकाजा है वो रिव्यू पिटीशन इलेक्शन कमीशन ने भी जमा की है, पीपल्स पार्टी ने भी जमा की है और नून लीग ने भी जमा की है। अब मुझे बताओ कि वो रिव्यू पिटीशन तो कुछ भी हो सकता है, वो फैसला पीटीआई के खिलाफ भी आ सकता है, हक में भी आ सकता है, मगर उसका इंतजार किए बगैर जो आने वाला जो शायद चीफ जस्टिस बनेगा पाकिस्तान के, वो एक लॉयर फोरम पे ये बात कहने का मेरी कम से कम 30 साल प्रैक्टिस हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या पड़ी कि अभी उसका अभी इसे क्या से रिव्यू को अपील आम आवाज में अपील कहते हैं, अपील अभी बाकी है। उससे पहले आप हुकूमत को धमकियां देना कि इसके ऊपर अगर आपने अमल दरामद नहीं किया तो सिस्टम पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूं जो पीटीआई चाह रही थी, जो इमरान खान साहब ने पहले भी कहा हमारा चीफ जस्टिस आने, उससे पहले चीफ जस्टिस की बात की, तो आज भी पीटीआई वाले ज्यादातर फाइज ईसा की बजाय वो मंसूर अली शाह साहब को ज्यादा इंतजार करें। तो मेरा एक नाकिस राय में मंसूर अली शाह साहब को अपने आप को एडवांस में मुतनाजा बनाने की
इस बयान की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल सही सर, चूंकि वक्त कम है, आपका पॉइंट आ गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मुल्क के आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो एटलीस्ट पाकिस्तान और उसके शहरियों के लिए बेहतर होंगे। सियासी महाजराई तो चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।